नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। कंप्लीट फ्री इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की थर्ड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां जाकर पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपके बेटर समझ में आएगी। चलिए पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बनी थी, हमें क्यों पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने वर्ड्स बनाए थे और उन वर्ड्स को अरेंज करने के लिए हमने रूल्स बनाए, जिन रूल्स को हमने ग्रामर कहा। और उन रूल्स और ग्रामर को जितना अच्छे से हम यूज कर पा रहे हैं या फिर कोई वोकेबलरी और ग्रामर को यूज कर रहा है उसको हम कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस चीज को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और हमने फिर कुछ सेंटेंसेस लिए थे, उनको सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया था और अलग अलग वर्ड्स को हमने ऑब्जर्व किया था। और ऑब्जर्व करने में हमें पता चला था कि वर्ड्स जो है किसी भी सेंटेंस में 8 तरीके से काम कर रहे हैं और उन 8 तरीके को हमने अलग अलग नाम दिया था। हमने देखा था कि पहले वे वर्ड्स थे जो हमने किसी चीज के नाम देने के लिए यूज किए थे, उनको हमने नाउन कहा था। दूसरे वर्ड हमें मिले जो नाउन के लिए प्रयोग हो रहे थे, उनको हमने प्रोनाउन कहा था। तीसरे वर्ड मिले थे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे रहे थे, उनको हमने एडजेक्टिव कहा था। कुछ ऐसे वर्ड्स मिले थे जो एक्शन और स्टेट को या ऑक्यूरेंस को बता रहे थे, उनको हमने वर्ब कहा था। जो कोई काम का होना बता रहे थे उनको वर्ब कहा था, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो। और वर्ब की जो विशेषताएं बता रहे थे उनको हमने एडवर्ब कहा था। फिर हमें छठे प्रकार के वर्ड्स ऐसे मिले थे जो चीज़ों को जोड़ रहे थे, वर्ड फ्रेजेस क्लोजेस को जोड़ रहे थे, उनको हमने कंजंक्शन कहा था। फिर सातवें प्रकार के हमें वर्ड्स मिले थे जो रिलेशन बता रहे थे, उनको हमने प्रीपोजिशन कहा। फिर 8th प्रकार के वर्ड्स हमें मिले थे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए प्रयोग हो रहे थे, उनको हमने इंटरजेक्शन कहा। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, उसमें हमने नाउन के बारे में जानकारी ली थी। और जब नाउन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। नाउन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग और अ नाउन इज अ वर्ड दैट वी असाइन टू अ थिंग। यानी कि नाउन वो शब्द है जो शब्द हम किसी भी चीज से अटैच कर देते हैं। कि अगर मैं ये वर्ड बोलूंगा तो आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर चीज आएगी, तो कोई भी वर्ड जो हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग से अटैच कर देते हैं उसको उसकी पहचान करने के लिए उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स थे, जैसे आलोक नाम है, मेरठ कार, ऑनेस्टी, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब क्या है, ये सारे नाउन है। हमें किसी ना किसी चीज से उनको जो है जोड़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल ऐसी चीज होती हैं जिसे हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल ऐसी चीजें हो सकती है जिन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि पेन, ये पेन है, इसको मैं छू सकता हूँ तो ये टेंजिबल हुई। मैं कहूँ कि हवा, देखिए हवा यहाँ पे है लेकिन मैं छू नहीं सकता, तो वो इंटेंजिबल हुई। ठीक है। हमने फिर उनका नाउन्स का डिवीजन पढ़ा था कि नाउन को डिवाइड कर दिया जाता है उसके नेचर के हिसाब से। और नाउन को जब उनके नेचर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है तो 5 तरह से उनका हम डिवीजन कर सकते हैं। तो पहले तरह के हमने ऐसे नाउन्स देखे जो एक चीज का एक ही नाम था, है ना, एक ही नाम हमने एक चीज का दिया। वन अ वर्ड असाइन टू अ पर्टिकुलर थिंग, एक चीज को हमने एक पर्टिकुलर नाम असाइन दिया, वो नाम किसी दूसरी चीज का नहीं था। तो ऐसे नाम्स को हमने कहा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब जो बिल्कुल प्रॉपरली एक ही चीज के लिए हमने असाइन किया हो। जैसे आलोक मेरा नाम एक ही है ना, और किसी का नहीं है। जैसे मेरठ एक प्लेस का नाम है, एक ही है और किसी का नहीं है। इंडिया एक कंट्री का नाम है। तो बेसिकली ऐसे वर्ड जो किसी एक पर्टिकुलर थिंग से अटैच किए हों उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो एक ही वर्ड कई सारी चीजों से हमने असाइन कर दिया हो उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कार, भाई कार तो बहुत सारी होती हैं, ये भी कार, वो भी कार, ये भी कार, 4 कार खड़ी हैं, सारी क्या है, कार्स हैं। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि एक ही नाम हमने बहुत सारी चीजों को दे दिया, तो वो क्या हो गया, वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन मतलब जो बहुत सारे थिंग्स में का कॉमन हो, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे अगर दो यहाँ पे कोई पर्सन खड़े हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, तो ये एक तो नाम हुआ, मान लो इसका नाम है श्याम और इसका नाम है राम। तो श्याम जो ये नाउन है, ये जो वर्ड हमने इसको दिया है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। भैया श्याम इसका अपना पर्सनल नाम है, प्रॉपर है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। राम क्या हो गया इसका, राम इसका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसका एक दूसरा नाम है, क्या है, ये बॉय है
और ये भी क्या है, बॉय है। तो ये जो बॉय नाम है, जो मैंने इसको भी दे रखा है, इसको भी दे रखा है, तो ये नाउन इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो राम और श्याम इनका अपने अपने प्रॉपर नाउन है, और बॉय जो है इनका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज होती है कलेक्टिव नाउन। अब मैंने क्या किया भाई, श्याम, राम और मोहन को उठाया, कलेक्ट किया और उन्हें कुछ काम करने के लिए दे दिया। उनकी मैंने उनको एक कुछ काम करने के लिए असाइन कर दिया। तो इस जो मैंने जो इनको क्या करा, कलेक्ट करा, इनको कलेक्ट करा, एक जगह रख दिया, और इनके कलेक्शन को जो मैं नाम दूंगा वो क्या होगा, वो होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जो एक कलेक्शन को दिया गया है ना। कहाँ पे, अ वर्ड असाइन टू द कलेक्शन ऑफ थिंग, किसी चीज़ों के कलेक्शन को जो नाम दिया गया है वो हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे हमारा जैसे मान लो इसको मैं एक टीम कह देता हूँ, टीम, तो टीम क्या हो गया हमारा, ये हमारा इसका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है भाई अमूर्त। अमूर्त यानी कि जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, इंटेंजिबल हो, जिसको छुआ ना जा सके, है ना, जिसका कोई मूर्त रूप ना हो। मूर्त रूप मतलब जो मूर्ति होती है उसको हम छू सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उनको हम छू नहीं सकते, जैसे हवा, ऑनेस्टी, इनको हम छू नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, वीकनेस, पॉवर्टी, प्लेजर, हैप्पीनेस, इनको हम छू नहीं सकते हैं। और जिनको हम छू नहीं सकते हैं उनको कहते हैं भाई इंटेंजिबल थिंग्स, है ना, अ वर्ड असाइन टू इंटेंजिबल थिंग्स। फिर आता आया था हमारा मटेरियल नाउन, अ वर्ड असाइन टू अ मैटर और सब्सटेंस। किसी भी तरह के मटेरियल के को दिया गया नाम क्या होता है, मटेरियल नाम होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, फर्नीचर और फ्रेश। फिर हमने उनका डिवीजन किया था उनके नंबर्स के हिसाब से। तो नाउन को जब नंबर के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो दो तरह के मिलते हैं, एक मिलते हैं काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें जो गिने जा सकें, जो गिने जा सकते हैं, उनमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक यूनिट हो सकते हैं, मल्टीपल यूनिट हो सकती है। एक यूनिट को हम सिंगुलर कहते हैं, मल्टीपल यूनिट्स को हम प्लूरल कहते हैं। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, इनको यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और यूनिट लेस को हम सिंगुलर रखते हैं। इतनी बात हमने पढ़ी थी। प्रॉपर नाउन एक चीज़ का एक ही होता है तो वो सिंगल यूनिट को डिनोट करता है, तो सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल यूनिट, मल्टीपल यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं। सिंगल यूनिट यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है, और मल्टीपल यूनिट जब रिप्रेजेंट करे तो प्लुरल भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को दिया जाता है और कलेक्शन एक होता है। कलेक्टिव नाउन के अंदर बहुत सारे नाउन होते हैं, लेकिन जो उनके कलेक्शन को नाम दिया गया है वो एक ही कलेक्शन को दिया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एडवांस्ड में पढ़ेंगे कि इनका प्लूरल में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। बेसिकली जब डिवीजन हो जाए तो प्लूरल में भी इनका प्रयोग हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूनिट लेस होती हैं, सिंगुलर होती है। मटेरियल नाउन यूनिट लेस होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर और डिटेल्स में पढ़ना है तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको देख लेना। आज हम पढ़ेंगे, हमने नाउन के बारे में जानकारी ले ली कि नाउन नेचर के हिसाब से कितने किस किस तरह के होते हैं और नंबर के हिसाब से किस किस तरह के होते हैं। हम देखेंगे अब इनको, नाउन्स को हमें क्या करना है, नाउन्स को हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। नाउन्स को हमें बेसिकली क्या करना है भाई, सेंटेंस में यूज़ ही तो करना है। तो नाउन्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है, किन किन तरह से एक नाउन सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन एक सेंटेंस में किस किस तरह से फंक्शन करता है, किस किस तरह से कार्य करता है, उसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन एंड यूसेज भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए, जो पहला यूसेज है वो है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अ नाउन अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ सेंटेंस इक्वल टू बी सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे मोहन किल्ड श्याम। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं। तो किल्ड क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। मोहन एक नाम है। वर्ब क्या होती है, वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी काम का होना बताएं। तो मोहन एक काम का होना बता रहा है, नहीं। तो किल्ड क्या हो रहा है, काम का होना बता रहा है। तो यही क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। यही क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। और वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट। तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब अपने के बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो श्याम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बनने का काम, ये जो नाउन है यहाँ पे दो, इस पूरे
सेंटेंस में दो नाउन आए हैं, एक तो मोहन, एक ये नाउन है, ये क्या हुई हमारी वर्ब हुई, और एक श्याम, एक ये नाउन है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ए नाउन अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द सेंटेंस। तो इसमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, मोहन के बारे में। तो जब ये मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये जो नाउन है ये इस सेंटेंस में क्या बनने, कौन से केस में प्रयोग हुआ है, ये सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये नाउन इस सेंटेंस में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे आलोक इज द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आलोक क्या है, बेस्ट टीचर है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ पे जो आलोक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करूँ तो वर्ब हुई, वर्ब अपने पहले लेती है सब्जेक्ट, और ये वर्ब लिंकिंग है, तो इसके बाद ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको ऑब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, तो मुकेश डजंट डू हिज वर्क, ये वर्ब हुई हेल्पिंग वर्ब, और ये डू हुई इसकी मेन वर्ब। डू वॉट, हिज वर्क, ये हुआ ऑब्जेक्ट, वर्क हुआ नाउन, और हिज हुआ एडजेक्टिव, और मुकेश हुआ नाउन। तो यहाँ पे जो मुकेश है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है भाई। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है। तो मुकेश कौन से यूज मुकेश का यूज यहाँ कौन से केस में हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस आता है भाई ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन क्या बने, ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद में। जैसे मोहन किल्ड वो होम श्याम, तो श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो हैं, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों के होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के, या फिर होते हैं ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के। ठीक है, वर्ब अपने ऑब्जेक्ट लेती है, और अपने ऑब्जेक्ट कौन लेती है, प्रीपोजिशन भी लेती है। तो वर्ब से जो रिप्लाई आता है, अगर वोट का रिप्लाई आता है तो वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो क्या होती है, एक थिंग होती है। और वर्ब से होम का रिप्लाई जो आता है वो होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो कौन होता है, एक पर्सन होता है। जैसे मैं कहूँ आई गेव हिम अ पेन, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। तो क्या आई एक वर्ब है, नहीं। तो क्या गेव एक वर्ब है, हाँ। गेव क्या है, एक वर्ब हुई। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है, और आई क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन, और आई क्या है यहाँ पे, आई है प्रोनाउन। तो गेव वोट, देखो रिप्लाई, अब वर्ब से हम रिप्लाई लेंगे ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे किसका, वोट का और होम का। तो वर्ब से वोट का रिप्लाई क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गेव वोट क्या दिया, तो दिया क्या भाई, एक पेन दिया। तो एक पेन क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब रिप्लाई ढूंढेंगे वर्ब से होम का, कि भाई गेव होम किसे दिया, हिम, हिम को दिया। तो हिम क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपेन है, यहाँ पे ये नाउन है भाई। अपेन क्या है, एक नाउन है, और नाउन यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो गेव वोट, वोट से इसका रिप्लाई आ रहा है, तो ये नाउन यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट। यानी कि ये नाउन यहाँ पे किस केस में प्रयोग हुआ है भाई, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का। उसमें कोई भी नाउन आए, वो प्रीपोजिशन का हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे मैं कहूँ कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल जा रहा है। तो अगर एक सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे, तो सेंटेंस को जब हम ब्रेक करते हैं सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, हम वर्ब ढूंढते हैं, क्योंकि एक वर्ब होनी इंपॉर्टेंट है। दो वर्ब होती हैं तो बाद वाली जो होती है वो मेन वर्ब होती है, और पहले वाली होती है हेल्पिंग वर्ब। तो गोइंग हो गई मेन वर्ब, इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट। तो मोहन क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनते हैं दो, या तो सब्जेक्ट बनेगा आपका नाउन या प्रोनाउन। तो मोहन क्या है, नाउन है, तो सब्जेक्ट क्या बना हमारा, नाउन। तो ये नाउन हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अच्छा वर्ब जरूरी, वर्ब से अब हम लेंगे कि गोइंग वोट,
क्या जा रहा है तो कोई आंसर नहीं आया। गोइंग होम किसे जा रहा है वो भी कोई आंसर नहीं आया। यानी कि ना हमारा आंसर वोट से आया ना हमारा आंसर होम से आया। इसका मतलब इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसा वर्ब का ऑब्जेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर है तो उस वो किससे मिलेगा हमें, वोट या होम के रिप्लाई से। अगर वोट के रिप्लाई से कोई आंसर नहीं आया, होम के रिप्लाई से भी कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए टू क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन होती है, और टू के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो होता है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो स्कूल यहाँ पे ये नाउन है, और ये नाउन क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट ये वर्ब का नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कितनी बात समझ में आई। तो ये जो नाउन है यहाँ पे ये भी किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, उसके बाद एक नोट है, इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्ब के बाद केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे उसका रिप्लाई वोट से आ रहा हो या होम से आ रहा हो, वो हमेशा हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे श्याम हैज़ बीटन मुकेश। तो ये हैज़ बीटन क्या हुई, वर्ब हुई। बीटन हमारी मेन वर्ब हुई। हैज़ क्या हुई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। श्याम हुआ इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में है नाउन, तो यहाँ पे नाउन है सब्जेक्टिव केस में। तो बीटन वोट क्या पीटा, कुछ आंसर नहीं आया। तो बीटन होम किसे पीटा, तो यहाँ पे वोट से कोई रिप्लाई नहीं आया, वोट से नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन होम से क्या आया, होम से रिप्लाई आया मुकेश। तो ये रिप्लाई आया होम से, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो कि होम से रिप्लाई वाला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, लेकिन बेटा वो तब था जब दोनों चीज़ें हों। जैसे इसमें थी दोनों, तो होम से इनडायरेक्ट और वोट से डायरेक्ट। लेकिन अगर एक ही है, अगर देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आई है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए राजू गेव गेता पेन। गेव क्या हो गई भाई, वर्ब हो गई। राजू क्या हुआ, राजू हमारा सब्जेक्ट हुआ। और गेव वोट अपेन, अपेन क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। वोट से रिप्लाई आया है, दो हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो वोट से रिप्लाई आया है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव होम किसे दिया, गीता को। होम से रिप्लाई आया है तो ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए मोहन इज गोइंग टू मेरठ। ये सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब ढूंढते हैं। तो इज गोइंग क्या हुई, वर्ब हुई। गोइंग क्या हुई, मेन वर्ब हुई। इज क्या हुई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। मोहन हो गया हमारा, वर्ब ने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में है नाउन। मोहन एक नाउन है भाई, एक चीज़ का नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। टू क्या हुई, गोइंग वोट, कुछ आंसर नहीं आया। गोइंग होम, इससे भी कोई आंसर नहीं आया, तो यानी कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टू क्या हुई, हमारी प्रीपोजिशन हुई, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ किसका, प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो ये जो नाउन है ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, तीसरा केस बनता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी कि जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को संबोधन करते हैं। अ नाउन दैट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन इज कॉल्ड टू बी इन वोकेटिव केस। ऐसा नाउन जिसका प्रयोग किसी को संबोधन करने के लिए किया गया है, कि अरे भाई सुनना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक गिलास पानी मंगाना है, और मेरे सामने 10-12 बच्चे बैठे हैं। और अब अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि भाई ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहाँ वो समझ नहीं पाएंगे भाई कह किससे रहे हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक आदमी को वहाँ से पॉइंट आउट करना पड़ेगा, और पॉइंट आउट करने के लिए मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा। तो मैं ये जो नाम ले रहा हूँ वो सब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं ये नाम ले रहा हूँ उसको एड्रेस करने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए। ठीक है, तो जब हम कोई भी नाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए करते हैं, तो ऐसे नाउन के प्रयोग को हम कहते हैं वोकेटिव केस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मोहन का जो नाउन का प्रयोग किया गया है, ये एड्रेस करने के लिए किया गया है, किसी को संबोधन करने के लिए किया गया है। तो ये किसके हैं, ये यहाँ पे वोकेटिव केस में है।
ठीक है, जैसे माई फ्रेंड हेल्प मी प्लीज़, वो अपने दोस्त से कह रहा है कि यार प्लीज़ मेरी क्या करो, हेल्प करो। तो यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या ऐसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये अपने वोकेटिव केस में है। ठीक है। चौथा इसका जो यूज़ होता है वो होता है पॉजेसिव या जेनेटिव केस में। जब हम एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे नाउन को जो किसी पर अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसे नाउन को हम, नाउन के ऐसे यूज को हम पॉजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। जैसे दिस इज राम्स कार, तो यहाँ पे जो कार है इस पर पजेशन दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है किसका, राम का, और अधिकार दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस राम और अपोस्ट्रोफी एस, ये जो नाउन है, ये किस में प्रयोग हुआ है, ये जो है पजेसिव या जेनेटिव केस में, जेनेटिव केस या पजेसिव केस में इस नाउन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जैसे राम्स फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसको तोड़ेंगे तो ये वर्ब हुई, ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अभी आप ऑब्जेक्ट कह लीजिए, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है लिंकिंग वर्ब के बाद ना। तो लेकिन अभी उतना डीप में मत जाइए, आप इसको ऑब्जेक्ट समझिए, वर्ब अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट। तो माई बेस्ट फ्रेंड हुआ ऑब्जेक्ट, श्याम्स फादर हुआ हमारा सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट में जो है बेटा दो नाउन है, सब्जेक्ट में दो नाउन है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है फादर की। फादर क्या है, अच्छे मित्र हैं। तो ये जो फादर है ये हमारा है सब्जेक्टिव केस में, और जो श्याम्स है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, ये है जेनेटिव केस में। तो यहाँ पे जो नाउन है ये जेनेटिव केस में है। ये जो फादर है, ये जो नाउन है फादर, श्याम एक नाउन है, ये जेनेटिव केस में, फादर एक नाउन है, ये सब्जेक्टिव केस में है। और माई बेस्ट फ्रेंड ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में आप कह सकते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव में नहीं है, लेकिन वो अब बाकी बातें बाद में हम समझेंगे। अभी अगर मैंने आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी से समझाया कि भाई ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, वो सब अगर मैंने अभी बताया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपल ये समझिए कि भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक है, तो ये 4 यूजेस थे, और बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिक हमारा पोर्शन चल रहा है, हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आपको कुछ और कहीं पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए भाई अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, अपना ख्याल रखेगा भाई सब, बाय, मिलते हैं।